नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और आपका रिवीजन भी अच्छा चल रहा होगा। जल्दी से आप सभी लाइव आ जाएंगे। रीता, सुजीत, ज्योति, जगदीश, सैफ, भागचंद, ऑस्ट्रेलिया का कंगारू, रौनक, सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? जल्दी से आप एक बार बताएंगे कि आपको आवाज अच्छे से आ रही है, मैं आपको अच्छे से दिख रही हूँ। जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएंगे ताकि मैं क्लास को स्टार्ट कर सकूं। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, संगीत बिल्कुल सही हो। आप लोग बताइए कि भाई आप लोग कैसे हैं, और मुझे ये भी बताइए कि आप सभी को आवाज प्रॉपर आ रही है, मैं अच्छे से आपको दिख रही हूँ और आपको पता है कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति की शक्तियों में प्यारे बच्चे आज हम फिर आगे बढ़ेंगे और आगे शक्तियों को पढ़ते हुए हम आपातकालीन शक्तियों की तरफ पहुंचेंगे, जो कि आपका एक चैप्टर भी है। ठीक है, तो बीच में आपको पूरा फोकस बोर्ड की तरफ रखना है। मैं आपको क्या समझा रही हूँ, किस तरीके से समझा रही हूँ, प्लीज आपको उस पर ज्यादा ध्यान देना है और कमेंट्स पर कम ध्यान देना है। ठीक है, अगर आप फोकस पूरा बोर्ड की तरफ रखेंगे तो चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारा आज का जो चैप्टर है उसमें हमें विधायी शक्तियां पढ़नी है, जिसमें मैंने कल आपको विधायी शक्तियों में प्यारे प्यारे बच्चों आपको मैंने बताया था आर्टिकल 79, यानी कि आर्टिकल 79 में क्या है, तो मैंने बताया था इसमें आपकी संसद है और संसद का काम होता है, आपकी जो संसद है उसका काम होता है कानून बनाना। और संसद का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? संसद का मतलब होता है लोकसभा, राज्यसभा और प्यारे बच्चे राष्ट्रपति से। ये तीनों मिलकर आपके देश के लिए कानून बनाते हैं। अगर इन तीनों में से कोई भी एक नहीं है तो आपके देश में कानून नहीं बन सकता है। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। तो ये मैंने आपको कल समझा दिया था, यानी आर्टिकल 79 आपके प्रेसिडेंट को संसद का भाग होने का अधिकार देता है और कानून निर्माण में जो है यहां पर उनकी भूमिका होती है। कोई भी विधेयक, कोई भी बिल प्यारे बच्चे तभी कानून या अधिनियम बनता है जब उस पर राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो जाता है, जब उस पर राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो जाता है। क्लियर है बेटा? प्रैक्टिस सेट अब नहीं चल रहे, कौन से प्रैक्टिस सेट की बात कर रहे हो आप? अगला देखते हैं अब यहां पर, और आप बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं बात करती हूं तो राष्ट्रपति को संसद का अधिवेशन बुलाने तथा सत्रावसान की घोषणा करने का अधिकार है। मैम सत्रावसान क्या होता है, अधिवेशन क्या होता है, ये वर्ड्स आपको जानने होंगे। अधिवेशन यानी कि सेशंस, जो आपने कहां पर पढ़े थे? आपने मैम हमने पढ़े थे इन सेशंस के बारे में आपके कह सकते हैं संविधान सभा में। ठीक है, संविधान सभा में प्यारे बच्चों आपने इस टॉपिक को पढ़ा था, सेशंस, अधिवेशन। और अधिवेशन के अंदर क्या होती हैं? बैठकें होती हैं। तो आपके राष्ट्रपति जी को यह अधिकार दिया गया है कि राष्ट्रपति जी क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखना। राष्ट्रपति जी, मैं शॉर्ट में लिखूंगी, डिटेल में वहां लिखा हुआ है। राष्ट्रपति जी जो होते हैं प्यारे बच्चे, ये क्या करते हैं, ये संसद के आप कह सकते हो सत्र या अधिवेशन, सत्र या अधिवेशन, और प्यारे बच्चे इनको इंग्लिश में कहते हैं सेशन। ठीक है, सत्र या अधिवेशन। प्यारे प्यारे बच्चों, राष्ट्रपति संसद के सत्र या अधिवेशन जो होते हैं इनको बुला सकते हैं, बुला सकते हैं, यानी कि कॉल्ड द सेशन ऑफ पार्लियामेंट। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? कॉल्ड द सेशन ऑफ पार्लियामेंट, कॉल्ड द सेशन ऑफ पार्लियामेंट ऑफ पार्लियामेंट बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, बाय द प्रेसिडेंट। सेशंस क्या होते हैं? तो मैम सेशंस जो हैं हमारे जो हैं पार्लियामेंट के सेशंस में आपकी बैठकें होती हैं। सेशन क्या होता है? सेशन के अंदर बैठक होती है। जैसे मान के चलिए कि आपकी अगर मैं संसद की बात करूं प्यारे बच्चे, तो आपके कितने सत्र होते हैं? देखिएगा, पहला होता है, अगर मैं आपसे बात करूं तो एक होता है आपका बजट सत्र। ठीक है, जिसे आप कहते हैं बजट सेशन, जिसे आप कहते हैं बजट सेशन। क्लियर है? दूसरा होता है आपका जो है मानसून सत्र, जिसे आप कहते हैं मॉनसून सेशन। और एक होता है आपका विंटर सेशन।
ठीक है। एक होता है प्यारे बच्चे आपका शीतकालीन सत्र, जिसे हम कहते हैं विंटर सेशन। तो आपके राष्ट्रपति जी को यह कहा गया है कि राष्ट्रपति साहब जरा सुनिए, आपको क्या करना है, संसद के सत्र बुलाने हैं। और कहा गया है कि ये जो सत्र आप बुलाएंगे, ये जो सत्र आप बुलाएंगे, ये आपको, ठीक है, आपके राष्ट्रपति जी को यह अधिकार है कि वो संसद के सत्र बुला सकते हैं। सत्र में क्या होता है मैम, सत्र के अंदर बैठक होती है। ठीक है, सत्र के अंदर क्या होता है मैं चेक कर लेती हूं एक बार, रुक जाइए। ठीक है, अभी ठीक हो गया है, अब ठीक चलेगा, आप टेंशन नहीं लेंगे। अभी ठीक है, देखिए एक बार, अभी बताइए मुझे, अभी ठीक है बेटा, अभी ठीक है, एक बार बताइए जरा, अब बताइए अभी ठीक चल रहा है? अभी का रिस्पांस दीजिए बच्चा कि अभी ठीक चल रहा है, अभी ओके हैं? यस, ठीक है। चलिए अब ध्यान से सुनिए, चलिए ठीक है, थैंक यू। तो यहां पे क्या है कि आपका जो सेशंस है वो राष्ट्रपति बुला सकते हैं, लेकिन और इसके बाद में आपका जो सेकंड सेशन होगा, सेकंड सेशन यानी कि दूसरा अधिवेशन, दूसरा अधिवेशन, ठीक है, इनके बीच में जो ये गैप है, इनके बीच में अधिकतम अंतराल, अधिकतम अंतराल, मैक्सिमम गैप, मैक्सिमम गैप 6 माह का होना चाहिए। 6 मंथ से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। और मैम ये जिम्मेदारी राष्ट्रपति को क्यों दी गई है? ठीक है, एक बार मैं इसको ठीक करवा देती हूं, 1 मिनट रुक जाइए। वेट बेटा, मैं चेक करवा रही हूं, 1 मिनट रुकिएगा, मैं चेक करवा रही हूं। बेटा आप लोगों का समझ में नहीं आता, आगे आधे लोग बोल रहे हैं कट रहा है, आधे लोग बोल रहे हैं सब कुछ ओके है, और फिर ऐसे कंफ्यूजन हो जाती है टीचर को कि भाई सच में रुक रहा है या सही है। अब देखिए कुछ बच्चे कह रहे हैं सही है, कुछ कह रहे हैं बैक हो रही है। सही है एकदम, चलिए अब ठीक है। अब आप बताइए एक बार कि भाई अब डन है सब, अब डन है, अब सब ओके है। चलिए फिर ठीक है, मैं क्लास स्टार्ट करती हूं, ठीक है, ओके है। एक बार जो बच्चे जिनकी बार बार कट हो रही है रिफ्रेश कर लें अपनी क्लास को, एक बार रीस्टार्ट कर लें उसको, अब नहीं रुक रही होगी, ठीक है।
ठीक है, चलिए बेटा, ठीक है, ओके है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो मैं आपको ये बता रही थी कि आपके ये जो सेशंस होते हैं ये मिनिमम एक साल में 2 होने चाहिए। वैसे तो 3 सेशंस होते हैं लेकिन 2 होने कंपलसरी होते हैं। तो राष्ट्रपति को ये जिम्मेदारी दी गई है कि आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि साल में कम से कम 2 सेशंस होने ही चाहिए। कम से कम एक वर्ष में 2 सेशंस होने ही चाहिए और पहले सेशन और दूसरे सेशन के बीच में जो मैक्सिमम गैप होता है वो 6 महीने का होना चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए? 6 महीने का होना चाहिए। आपके सेशंस कितने होते हैं? टोटल 3 होते हैं, लेकिन 3 आपके पूरे एक साल में आए ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन 3 में से 2 सेशंस कंपलसरी होते हैं और ये जिम्मेदारी राष्ट्रपति को यहां पर दी गई है। ठीक है, अब ये सेशंस बुला सकते हैं। सेशन, एंड ऑफ सेशन, और हिंदी में जो सत्रावसान का मतलब होता है वो होता है सत्र का अंत करना। सत्र का अंत करना यानी आपके देश के राष्ट्रपति, आपके जो संसद है, ठीक है, आपका जो संसद है, अगर हम बात करते हैं तो संसद क्या कर सकता है कि राष्ट्रपति संसद के सत्र को बुला सकते हैं, सत्र को वापस कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि वापस ले सकते हैं का मतलब अंत कर सकते हैं। और आपके एक साल में 2 सत्र होने चाहिए और पहले सत्र और दूसरे सत्र के बीच में ठीक है, पहले साल और आपका जो पहला सेशन होता है और जो दूसरा सेशन होता है, ठीक है, उसमें आपका 6 महीने का गैप होना चाहिए। क्लियर है? तो ये आपका कहां पे लिखा हुआ है? ये आपका लिखा हुआ है प्यारे बच्चे, यहां पर देखिएगा। राष्ट्रपति संसद का अधिवेशन बुलाते हैं तथा सत्रावसान की घोषणा करने का अधिकार है। राष्ट्रपति एक वर्ष में कम से कम 2 बैठकें बुलाते हैं। कितनी? संसद की कम से कम 2 बैठकें, यानी 2 सेशंस आते हैं। ठीक है बेटा, ये क्या हो रहा है आज की क्लास में? ऐसा कैसे हो सकता है कि कुछ लोगों का सही चल रहा है और कुछ लोगों का नहीं? आप क्या कर रहे हैं? ये नेट यहां से सही चल रहा है, क्या इश्यू हो रहा है? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। बेटा आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं ये बताइए? क्लास ठीक चल रही है, मैं बार बार चेक करवा रही हूं, और ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग बताइए? अगर पढ़ना नहीं है तो बोल दीजिए कि मैम आज पढ़ने का मन नहीं है, तो फिर मैं नहीं पढ़ाऊंगी। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग बताइए? ऐसा कैसे हो सकता है कि कुछ बच्चों की नहीं चल रही और कुछ बच्चों की चल रही है? नहीं चलेगी तो किसी की भी नहीं चलेगी बच्चा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया। नेटवर्क यहां से नेट एकदम करेक्ट परफेक्ट है, मैंने चेक करा लिया है, क्लास भी चेक करा ली है, आवाज भी चेक करा ली है, सब कुछ ओके है। अब ये हो सकता है कि आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम आ रही हो। ठीक है, आपकी तरफ से भी प्रॉब्लम हो सकती है, टीचर की तरफ से हमेशा प्रॉब्लम हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, उसके बाद आगे देखिएगा, यहाँ पे ये मैंने आपको सेशंस बताए, ये राष्ट्रपति आपके बुलाते हैं। आगे देखिएगा, आर्टिकल 85, लोकसभा उसके नियत अवधि के पूर्व भंग कर सकता है। लोकसभा को उसके नियत कौन भंग कर सकता है? ध्यान से सुनो
प्यारे बच्चे, आपकी जो लोकसभा होती है, और ये जो बातें कही गई हैं, जितनी आप बच्चे कह रहे हैं कि मैम ये सब क्या आर्टिकल जो है 79 में है, नहीं, ये सब कुछ आपका आर्टिकल 85 में है, ये भी आर्टिकल 85 में है, दोनों स्टेटमेंट, ये सब जितना मैंने बताया आर्टिकल 85 में है, ठीक है, सब आर्टिकल 85 में है। और प्यारे प्यारे बच्चों, उसके अलावा आपका आर्टिकल 85 में एक चीज और की गई है कि जो राष्ट्रपति जी होते हैं, ध्यान से सुनो, राष्ट्रपति जी क्या कर सकते हैं, लोकसभा को भंग कर सकते हैं, लोकसभा भंग, ध्यान से सुनना प्यारे बच्चे, ठीक है, यानी भंग को कहते हैं डिसॉल्व्ड, डिसॉल्व्ड। और प्यारे बच्चे, भंग या विघटन एक ही बात होती है, भंग या विघटन। अब देखो, यहां पे आपको एक चीज समझनी होगी कि आपका जो यहां पे स्टेटमेंट है भंग, भंग की अगर हम बात करते हैं तो आपको एक और चीज ध्यान रखनी है कि एक तो वर्ड हो गया भंग, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिसॉल्व, और एक वर्ड होता है प्यारे बच्चे समाप्त, जिसको हम कहते हैं एंड। तो आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझनी होगी कि आपकी जो लोकसभा होती है, अगर मैं लोकसभा की बात करती हूं तो इसका कार्यकाल प्यारे बच्चे 5 वर्ष होता है। कार्यकाल कितना होता है, टेन्योर कितना होता है इसका, तो मैंने आपको बताया है एवरी 5 ईयर, या आपके यहाँ पे क्या होते हैं, एवरी 5 ईयर यहां पर इलेक्शन होता है। 5 वर्ष इसका कार्यकाल होता है और 5 वर्ष में नई लोकसभा के लिए इलेक्शन होते हैं। प्यारे बच्चे, अगर लोकसभा 5 वर्ष पे खत्म होती है, 5 वर्ष पर समाप्त, तो इसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, समाप्त, ठीक है, तब आप वर्ड यूज करोगे समाप्त, क्योंकि लोकसभा का जो टेन्योर है उसने कंप्लीट कर लिया है। लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलूं कि लोकसभा भंग कब होती है, तो मान लीजिए कि किसी लोकसभा ने केवल 2 साल कार्य किया, 2 साल कार्य, ठीक है, केवल 2 साल कार्य किया है, तो उसका कितना कार्यकाल शेष बचा, तो 3 साल उसका शेष कार्यकाल, यानी कि रिमेनिंग टेन्योर बचा है। ध्यान से सुनना, रिमेनिंग टेन्योर कितना है उसका अभी मैम, तो आप कहोगे रिमेनिंग टेन्योर है कि 3 वर्ष, 3 साल का है। अब पता चला कि ये जो लोकसभा है इसने केवल 2 ही साल काम कर पाई और इसे राष्ट्रपति जी ने भंग कर दिया, इसे राष्ट्रपति जी ने डिसॉल्व कर दिया। और डिसॉल्व कब होता है, जब किसी भी सदन का या किसी भी व्यक्ति का कार्यकाल बीच में रोक दिया जाता है तो उसे हम भंग कहते हैं, डिसॉल्व कहते हैं। जब किसी की जैसे लोकसभा 5 साल उसको काम करेगी तो हम कहेंगे कि समाप्त हुई है, लेकिन अगर लोकसभा 2 साल काम करे और उसका 3 साल बचा हुआ है तो बीच में ये भंग हुई है, तो बीच में जब कार्यकाल को रोका जाता है, बीच में किसी सदन को समाप्त किया जाता है, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज होगा, डिसॉल्व वर्ड यूज होगा। जैसे आपकी कल गवर्नमेंट जॉब लगेगी, तो आप अपनी गवर्नमेंट जॉब को अगर अपना टेन्योर तक कंप्लीट करते हो तो उसे कहेंगे कि आपका रिटायरमेंट हुआ है। लेकिन अगर किसी कारणवश आपको बीच में से ही निकाल दिया जाए जॉब से, तो आपको कहा जाता है कि जॉब से निकाल दिया गया है। तो ऐसे ही अंतर होता है समाप्त में और डिसॉल्व में। डिसॉल्व मतलब जब बीच में किसी चीज को भंग किया जाता है, तो बीच में आपकी लोकसभा 2 साल में ही भंग हो गई, अब ये जो उसका 3 साल का शेष कार्यकाल बचा है, तो जो नई लोकसभा आएगी वो 3 साल के लिए आएगी कि 5 साल के लिए आएगी मैम, ध्यान रखना प्यारे बच्चे, अगर लोकसभा बीच में भी भंग हो जाती है, अगर लोकसभा बीच में भंग हो जाती है तो नई लोकसभा 5 साल के लिए आएगी। नई लोकसभा के जो इलेक्शन होंगे वो नई लोकसभा कितने समय के लिए आएगी, 5 वर्ष के लिए, 5 साल के लिए होगी। लेकिन अब आपका अगला क्वेश्चन कि मैम राष्ट्रपति जी इसे क्यों भंग करते हैं, तो तब भंग करते हैं जब लोकसभा के पास बहुमत नहीं होता, जब लोकसभा के पास मेजॉरिटी नहीं होती, यानी सरकार बनाने के लिए जितने एमपी चाहिए अगर उतने एमपी उसके पास नहीं हैं, तो प्यारे प्यारे बच्चों फिर उस समय पर कहा जाता है कि लोकसभा के पास बहुमत नहीं है। और जब बहुमत नहीं रहेगा तो उसके बाद क्या किया जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर कोई लोकसभा बीच में
उसका कार्यकाल रोका जाएगा, तो आप शब्द यूज करोगे भंग। और कौन भंग करता है? राष्ट्रपति। तो लोकसभा को उसकी नियत अवधि के पूर्व भंग कर सकता है। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। ये सब राष्ट्रपति के अधिकार हैं। क्लियर है? ये उनकी विधायी शक्तियां हैं। आगे देखिएगा अगला आर्टिकल 87, ध्यान से पढ़िएगा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। यानी कि आर्टिकल 87 में एड्रेसेस द जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। प्यारे बच्चे, आर्टिकल 87 कह रहा है कि राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा दोनों की बैठकों को संबोधित कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं। आपकी जब नई लोकसभा बनती है उस समय पर किया जाता है। और प्यारे प्यारे बच्चों, जब आपका एक साल खत्म होकर अगला साल शुरू होता है तो उसमें लोकसभा और राज्यसभा की एक साथ बैठक होती है। उसको भी क्या किया जाता है? एड्रेस किया जाता है, उसको संबोधित किया जाता है। यानी राष्ट्रपति का वहां पर भाषण होता है। ये जॉइंट सिटिंग नहीं है, जॉइंट सेशन नहीं है, सॉरी जॉइंट सेशन नहीं है, जॉइंट सिटिंग है। और जॉइंट सिटिंग आपकी आर्टिकल 87 में, जिसमें आपके राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा दोनों के एमपी को एक साथ बिठाते हैं और वहां पर अपना भाषण देते हैं। हाँ बेटा, लोकसभा में निहारिका 543 सदस्य होते हैं। उसके बाद देखिएगा आर्टिकल 86, संसद के किसी सदन को लंबित किसी विधेयक के संबंध में संदेश भेजने का अधिकार है। आप केवल याद रखोगे कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का मतलब है लोकसभा या राज्यसभा को संदेश भेज सकते हैं। यानी कि सेंड अ मैसेज। तो सेंड अ मैसेज क्या होता है? आप कहोगे आर्टिकल 86 में। और आपके संयुक्त बैठक को संबोधित कब करते हैं? तो आर्टिकल 87 में। ठीक है। और जो जॉइंट सेशन होता है वो बिल्कुल अलग चीज होती है, उसको भी लिख लो, आर्टिकल 108। ठीक है। राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक यानी कि जॉइंट सेशन संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। देखो यहां पे क्या वर्ड यूज हो रहा है? बुला सकते हैं। और वहां पे क्या वर्ड यूज हो रहा है कि मैम एड्रेस्ड करते हैं। यहां पे बुलाते हैं सेशंस को। तो आपका ज्वाइंट सेशन आर्टिकल जब बुलाएंगे तो 108, और आर्टिकल बेटा आपका 87 में क्या है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हैं, यानी वहां पर भाषण देते हैं। यानी अगर बुलाने की बात होगी तो आर्टिकल 108 और संबोधित करने की बात होगी तो आर्टिकल 87। अब ज्वाइंट सेशन क्यों बुलाया जाता है, क्या कारण होता है, यह मैं प्यारे बच्चों आपको बताऊंगी जब मैं आपको संसद पढ़ाऊंगी। तो उस समय बताऊंगी कि राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक को क्यों बुलाते हैं। ठीक है, संसद की संयुक्त बैठक यानी लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक क्यों बुलाते हैं, दोनों में अंतर समझ में आया। यहां पे ज्वाइंट सेशन को बुलाते हैं आर्टिकल 108 में, और वहां पर ज्वाइंट सिटिंग को संबोधित करते हैं, एड्रेस करते हैं, मतलब वहां पर भाषण देते हैं। दोनों में अंतर समझ में आया है तो थम्स अप कीजिएगा, कंफ्यूजन नहीं रखना है माइंड में। राज्यसभा को कोई भंग नहीं कर सकता परमवीर जी, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है, राज्यसभा एक परमानेंट हाउस होता है, उसे भंग करने का अधिकार किसी के पास नहीं है। अब बेटा बहुत ही अपना इंटरेस्टिंग आर्टिकल बताने जा रही हूं, आर्टिकल 111। इसको जरा ध्यान से समझना, इसमें राष्ट्रपति की वीटो पावर्स हैं। अब यहां पे पहले मैं एक डायग्राम बनाती हूं, देखो प्यारे बच्चे, यहां लिखना संसद, संसद लिखो, लिख लिया मैम। संसद लिखने के बाद प्यारे बच्चे यहां लिखो लोकसभा, यहां लिखो राज्यसभा,
और यहां लिखो राष्ट्रपति। अब प्यारे बच्चे, हम ये मानकर चलते हैं कि कोई भी बिल है, कोई भी विधेयक है, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम, कि कोई भी बिल है, कोई भी विधेयक है। अब इस बिल को या इस विधेयक को हम ये चाहते हैं कि ये क्या बन जाए, तो आप कहोगे कि ये अधिनियम बन जाए। अधिनियम यानी कि एक्ट। तो ये एक्ट कैसे बनता है, देखो अभी आपको जो मैं समझा रही हूं वो समझना है। प्यारे बच्चे, कोई भी बिल मान लीजिए, पहले क्या होगा, बिल आपका लोकसभा से पास होगा, फिर ये बिल राज्यसभा जाएगा, फिर यहां से पास होगा, फिर ये बिल राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति अगर इस पर सिग्नेचर करेंगे, अगर राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करेंगे, तो प्यारे प्यारे बच्चों ये आपका एक्ट बन जाएगा। तो फिर प्यारे बच्चों ये एक्ट बन जाएगा। ये होता है कानून बनाने का प्रोसीजर। लेकिन क्या आपको ये लगता है, क्या आपको ये लगता है कि भाई ये जो आपका मैं यहाँ पे बताने जा रही हूँ, ये जो मैं आपको बता रही हूँ, अगर मैं इसके बारे में बात करने लग जाऊं तो यहाँ पे आपको इतनी बात तो समझ में आई होगी कि लोकसभा और राज्यसभा किसी भी बिल को पास करके राष्ट्रपति के पास भेजते हैं और जब वो इस पर सिग्नेचर करते हैं तब वो अधिनियम बनता है। इनके सिग्नेचर के बिना यह अधिनियम नहीं बन सकता। लेकिन बेटा राष्ट्रपति यहां पे जरूरी थोड़ी है हर बिल को साइन करे। वो ऐसा भी तो हो सकता है, ध्यान से सुनना, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो ये कह दें कि कोई भी बिल उनके पास आया तो वो ये कह दें कि मैं इस बिल पर सिग्नेचर नहीं करूंगा, सिग्नेचर नहीं करूंगा। वो मना कर सकते हैं, उनके पास अधिकार है, सिग्नेचर नहीं करूंगा। या प्यारे प्यारे बच्चों ये भी हो सकता है कि वो उस बिल को क्या कर दें, आपके राष्ट्रपति जी उस बिल को पुनर्विचार के लिए वापस कर दें, पुनर्विचार के लिए वापस। और वापस किसको करेंगे प्यारे बच्चे, तो जाहिर सी बात है जिसने भेजा है लोकसभा और राज्यसभा को। और वापस करने को क्या कहते हैं, रिकंसीडर द बिल, रिकंसीडर द बिल ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। क्यों वापस कर दें, क्योंकि उन्हें यह लग रहा है कि इस बिल में कुछ कमी है, ठीक है। और फिर उनके पास प्यारे बच्चे अगली शक्ति होती है कि वो उस बिल पर कोई रिस्पॉन्स ही ना करें। लिखिएगा लास्ट, बिल पर कोई प्रतिक्रिया ना दें, बिल पर कोई प्रतिक्रिया ना दें, कोई प्रतिक्रिया ना दें। मतलब कोई रिस्पॉन्स ही ना करें, उसको अपनी पॉकेट में रखें और उसको भूल जाएं, उसको अपनी पॉकेट में रखें और उसको भूल जाएं। तो ये आपकी तीन शक्तियां उनके पास होती हैं। अब जरा इधर आना अगली स्लाइड पर। प्यारे बच्चे, जब राष्ट्रपति किसी भी बिल को साइन करने से मना करते हैं, लिखिएगा जब किसी विधेयक पर हस्ताक्षर करने से मना कर दें, जब किसी विधेयक पर हस्ताक्षर करने से मना कर दें, यानी कि वो सिग्नेचर करने से कह दें कि मैं सिग्नेचर नहीं करूंगा, तो प्यारे बच्चे उसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो, उसे हम कहते हैं आपका आत्यांतिक वीटो। जब राष्ट्रपति किसी भी बिल को मना कर देते हैं साइन करने से, ठीक है। उसके बाद ये वीटो पावर्स होती हैं प्यारे बच्चों, और वीटो पावर्स का प्रयोग राष्ट्रपति, मैं नीचे लाइन में भी लिखूंगी कि वीटो शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति विधेयक पर करते हैं। अब देखिएगा यहां पे फिर होता है आपका सस्पेंशन वीटो। इसमें राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए, पुनर्विचार यानी कि रिकंसीडर,
पुनर्विचार के लिए लोकसभा और राज्यसभा को वापस कर देते हैं, वापस कर देते हैं, कर देते हैं। ध्यान से सुनना आगे। लेकिन यदि यह बिल वापस उनके पास परिवर्तन के साथ परिवर्तन की जगह लिखो ओ शिट, चलो भाई ये तो दोबारा करना पड़ेगा, गड़बड़ हो गई मेरे से। ठीक है कोई बात नहीं, लिख देती हूं मैं फटाफट, ध्यान से देखना। एब्सोल्यूट वीटो जब हस्ताक्षर करने से मना कर दें, जब हस्ताक्षर करने से मना कर दें, जब किसी विधेयक को पुनर्विचार यानी कि रिकंसीडर के लिए लोकसभा या राज्यसभा को वापस कर दें, तो वो होती है प्यारे बच्चे सस्पेंशन वीटो। लेकिन यदि वह बिल संशोधन या संशोधन के बिना राष्ट्रपति के पास वापस आता है तो वह हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर करने के लिए बाध्य हैं। यानी अब उनके पास में कोई भी ऑप्शन नहीं है, यानी ये कह सकते हैं कि सस्पेंशन वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति किसी भी बिल पर एक ही बार कर सकते हैं। और ये क्यों किया जाता है? जब राष्ट्रपति को लगता है कि बिल में कोई कमी है तो वो उसको वापस लोकसभा और राज्यसभा को भेजते हैं, कहते हैं इस पर विचार करो। अब लोकसभा और राज्यसभा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस बिल में चेंजेस करती हैं या नहीं करती। चाहे बिल इनके पास चेंजेस के साथ आए चाहे विदाउट चेंजेस आए, दोनों ही कंडीशन में इन्हें बिल को अब साइन करना होगा। इसको कहते हैं सस्पेंशन वीटो। उसके बाद प्यारे बच्चे एक होती है आपकी यहां पर जेबी वीटो। इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति विधेयक यानी कि बिल विधेयक को अपनी जेब में रखकर भूल जाते हैं, अपनी जेब में रखकर भूल जाते हैं। ठीक है, अपनी जेब में रखकर भूल जाते हैं। और प्यारे प्यारे बच्चों, इसका प्रयोग, इस वीटो शक्ति का प्रयोग, इस वीटो शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति ज्ञानी जेल
ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में किया। 1986 में डाकघर संशोधन विधेयक, डाकघर संशोधन विधेयक पर किया। डाकघर संशोधन विधेयक पर किया, यानी कि पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट एक्ट जो था, सॉरी पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल, उस पर ज्ञानी जैल सिंह ने इसका प्रयोग किया था। तो ये आपकी तीन आपकी वीटो शक्तियां होती हैं। और प्यारे बच्चों, आपको इसके बारे में ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति वीटो शक्तियों का प्रयोग, ठीक है, ये भी लिख लीजिए साइड में, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो रही है। ये भी लिख लीजिए कि वीटो शक्तियों का प्रयोग, वीटो शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति विधेयक पर करते हैं, विधेयक पर करते हैं। बिल पर करते हैं, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। क्लियर है बेटा? तो यह आपको पता होना चाहिए। ये वीटो शक्तियां हैं और इनका प्रयोग बिल पर किया जाता है। कौन सी क्या वीटो शक्ति है, किसमें वो क्या रिस्पॉन्स करते हैं बिल पर, ये सब मैंने आपको बताया। और आपको एक चीज नोट डालकर लिखनी है, जो कि मैं यहां लिखवा रही हूं इस स्लाइड पे। नोट डालना, संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, इस पर राष्ट्रपति को वीटो शक्ति प्रयोग करने का, वीटो शक्ति प्रयोग करने का अधिकार नहीं है, अधिकार नहीं है। संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति कोई वीटो शक्ति प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि वो संविधान संशोधन विधेयक पर आपके क्या करते हैं, संविधान संशोधन विधेयक पर वो सीधा साइन करते हैं। उन्हें कोई भी वीटो पावर यूज करने की शक्ति नहीं है। आर्टिकल में क्या कंफ्यूजन हो रहा है, आर्टिकल मैंने आज आपको क्या क्या बताए हैं सुन लो। मैंने शुरुआत की आर्टिकल 79 से, जो कि मैंने कल बताया था। फिर प्यारे बच्चे, एक ये वाली स्लाइड और एक ये आपकी जो स्लाइड बताई है ये वाली, ये तीनों बातें आर्टिकल 85 में हैं। राष्ट्रपति सेशन बुलाते हैं, सेशन को अंत करते हैं, ये सब किस में है, उसमें आर्टिकल 85 में। साथ साथ राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करते हैं, ये भी किस में है, आर्टिकल 85 में है। क्लियर है? उसके बाद प्यारे बच्चों, मैंने अगला आर्टिकल आपको 87 उसके सामने लिखा है, 86 सामने लिखा है, फिर मैंने आपको आर्टिकल 108 सामने लिख रखा है, फिर आर्टिकल 111 जिसमें वीटो शक्तियां हैं, और जिसमें मैंने बताया कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर किसी भी वीटो शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार उन्हें नहीं है, उस पर वो केवल सिग्नेचर करते हैं। एक एक आर्टिकल अलग अलग बताया है मैंने, मयंक शर्मा जी। सेशंस बुलाना, सेशंस का अंत करना और प्यारे बच्चे लोकसभा को भंग करना, तीनों बातें आर्टिकल 85 में हैं। उसके अलावा बाकी आर्टिकल्स उनके सामने लिखे हुए हैं। आर्टिकल 86 लिखा हुआ है, आर्टिकल 87 लिखा हुआ है, फिर आर्टिकल मैंने आपको जो है 108 बताया है, और फिर मैंने आर्टिकल 111 आपको बताया है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया का कंगारू जी मंत्री परिषद से पूछकर ही करते हैं। ये वीटो शक्तियां होती इनके पास है, लेकिन प्रयोग मंत्री परिषद के द्वारा ही किया जाता है। फिर देखेगा इनकी न्यायिक शक्तियां।
न्यायिक शक्तियां देखिएगा राष्ट्रपति जी की, न्यायिक शक्तियां, ठीक है, जुडिशरी पावर्स, जिसमें आपके क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72, यानी कि अंडर आर्टिकल 72 द प्रेसिडेंट हैज बीन आपका पावर ऑफ पार्डन, पावर ऑफ पार्डन, क्षमादान की शक्ति। मैम किसको क्षमादान की शक्ति, किसको क्षमा करते हैं ये? तो प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कि आपके यहां पर अपराधी होते हैं जिन्हें आप क्रिमिनल कहते हैं। तो जो ये क्रिमिनल होते हैं ये क्या करते हैं, राष्ट्रपति के पास अपनी पिटीशन दे सकते हैं। पिटीशन को कहते हैं याचिका। किसको भेजते हैं प्यारे बच्चे? राष्ट्रपति को। अब इसमें ये राष्ट्रपति से क्या क्या कह सकते हैं? अगर किसी को फांसी की सजा है तो वो कह सकते हैं कि फांसी की सजा को माफ कर दो, फांसी की सजा को माफ कर दो, फांसी की सजा की बदले हमें आजीवन कारावास दे दो। किसी को आजीवन कारावास है तो वो कह सकते हैं कि इस सजा को और कम कर दो, साल कम कर दो। या ये हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो जेल में बंद है उसकी हालत बहुत खराब हो जाए तो उस कंडीशन में फिर उसे क्या करना पड़ सकता है, छोड़ना पड़ सकता है। तो आपके राष्ट्रपति के पास में क्रिमिनल्स अपनी पिटीशंस भेजते हैं, और ध्यान रखना कि ये पिटीशंस क्रिमिनल कभी भी खुद जाकर राष्ट्रपति को नहीं दे सकता, उसे अपने एडवोकेट वकील के द्वारा ही भिजवानी पड़ेगी। और अगर मैं आपसे यहां पर बात करूं तो आप एक और चीज ध्यान रखना कि आपके, अगर मैं बात करूं तो लिखना मृत्यु दंड, डेथ ऑफ सेंटेंस, डेथ ऑफ सेंटेंस, मृत्यु दंड को क्षमा करने का अधिकार, को क्षमा करने का अधिकार, क्षमा यानी कि पार्डन, क्षमा करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, का अधिकार राष्ट्रपति को है। यह आपको ध्यान रखना है कि किसको दिया गया है प्यारे बच्चे, तो आप कहेंगे राष्ट्रपति को। यह अधिकार किसको दिया गया है? राष्ट्रपति को प्यारे बच्चे दिया गया है। ठीक है, किसको दिया गया है यह अधिकार? तो आप कहेंगे राष्ट्रपति को। बेटा जनहित याचिका अलग चीज होती है, वो जन के लिए प्रयोग किया जाता है, जनहित याचिका। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अब यहां पे क्या क्या शक्ति होती है इसमें देखिएगा। राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकता है। पहला है आपका क्षमा, यानी पहला पॉइंट क्या कर सकता है? क्षमा कर सकता है। क्षमा की इंग्लिश होती है बेटा पार्डन, और इसके तहत क्या हो सकता है? किसी भी अपराधी को, किसी भी अपराधी को उसकी, उसके अपराध की, उसके अपराध की सजा से पूरी तरह मुक्त करना, पूरी तरह मुक्त करना, यानी कि पूरी सजा को माफ कर देना, उसे हम कहते हैं पार्डन। यानी कि उससे हर तरीके के क्रिमिनल चार्जेस को हटा देना, हर तरीके के क्रिमिनल चार्जेस को राष्ट्रपति के ऊपर से हटाने को प्यारे बच्चे हम कहते हैं क्षमा। हम क्या कहते हैं? क्षमा कहते हैं। यह आपको बात ध्यान रखनी है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्षमा का मतलब होता है कि जो अपराध उसने किया था उसे पूरी तरीके से फ्री कर देना। उसके बाद प्यारे बच्चे आपका अगला है, जहां पे आप देखेंगे कि आपका नेक्स्ट है प्रविलंबन, फिर है आपका परिहार, फिर है आपका विराम, फिर है आपका लघुकरण। एक एक करके समझते हैं। प्रविलंबन का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। सेकंड, प्रविलंबन, प्रविलंबन जिसको हम कहते हैं रिप्राइव्स, और इसका मतलब होता है, यही सेम अधिकार राज्यपाल को भी है। रिप्राइव्स इसका मतलब होता है फांसी की सजा, फांसी की सजा को कुछ समय के लिए
कुछ समय के लिए निलंबित करना। बेटा निलंबित करना यानी कि सस्पेंड करना, यानी कि कुछ समय के लिए टाल देना। निलंबित का मतलब होता है सस्पेंड, ठीक है। यानी कि आपके यहां पर राष्ट्रपति क्या करते हैं कि कोई अपराधी उन्हें पिटीशन देता है कि उसकी जो फांसी की सजा है उसकी डेट को आगे बढ़ा दिया जाए, तो राष्ट्रपति रीप्राइब्स में क्या करते हैं, वो रीप्राइब्स के तहत मृत्यु दंड को निलंबित करते हैं, कुछ समय के लिए आगे बढ़ा देते हैं। क्लियर है। उसके बाद प्यारे बच्चे आपका आता है नेक्स्ट, देखिएगा रेस्पाइट यानी कि परिहार। अब ध्यान से सुनना, रेस्पाइट परिहार, इसमें क्या होता है, राज्यपाल में नहीं समझाऊंगी मैं। रेस्पाइट में क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई अपराधी है। अब ये जो अपराधी है, ये जो क्रिमिनल है, इसको मिला प्यारे बच्चे 20 वर्ष का कठोर कारावास। कठोर कारावास कितने सालों का, 20 साल का। अब इसमें क्या किया जाएगा, इसमें आपके इस अपराधी की जो ये 20 वर्ष की सजा है, इसको राष्ट्रपति 10 वर्ष का या 5 वर्ष का या 15 वर्ष का कठोर कारावास कर सकते हैं। कठोर कारावास कर सकते हैं। मतलब इसमें क्या किया जाता है, मतलब सजा की अवधि को कम किया जाता है। सजा की अवधि कम, यानी कि जो आपका ड्यूरेशन है पेनल्टी का, जो आपने क्राइम किया था उसके ड्यूरेशन में, अवधि में कमी की जाती है। अब वो कमी आपकी 5 साल हो सकती है, 10 साल कर सकते हैं, 15 साल कर सकते हैं। ये एक उदाहरण है। क्लियर है। तो ये आपका क्या है, आप देखेंगे कि यहां पर आपका रेस्पाइट यानी कि परिहार। उसके बाद प्यारे बच्चे एक होता है आपका, एक मिनट, नहीं ये परिहार, एक मिनट, मैंने यहां पे इंग्लिश गलत लिख दिया, इसे ठीक करना इंग्लिश को। रिमिशन, रिमिशन परिहार, अब ठीक है, ठीक है। और एक होता है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट देखना, लघुकरण, कम्यूट, कम्यूट। इसमें क्या होता है, मान लीजिए कि कोई अपराधी है, इसमें भी सेम एग्जाम्पल लेंगे, और उसे मिला है 30 वर्ष का कठोर कारावास। 30 वर्ष का कठोर कारावास। तो बेटा यहां 2 चीजें की जाती हैं। पहला लिखिएगा, पहला समय अवधि कम की जा सकती है। समय अवधि में कमी, समय अवधि में कमी यानी ड्यूरेशन को कम किया जा सकता है। मैम ये तो दोनों सेम हो गई, नहीं सेम नहीं होंगी। आगे देखिए दूसरा, कठोर कारावास को साधारण कारावास में चेंज करना, साधारण कारावास में परिवर्तित। कठोर कारावास क्या होता है, बच्चा पूछ रहा है। बेटा आपके यहां पर जो जेल होती हैं वो भी अलग अलग तरीके की होती हैं। उसमें कुछ ऐसी सजा होती हैं जो कि आपको साधारण तरीके से मिलती हैं, कुछ काफी कठोर सजा होती है, कोठरी में बंद कर दिया जाता है, अलग रखा जाता है। तो ये आपके अलग अलग तरीके की सजाएं आपके यहां पर दी जाती हैं। तो पहले वाले में केवल क्या हो रहा है कि ड्यूरेशन में कमी की जा रही है, लेकिन जो उसका सजा का जो नेचर है वो क्या है, कठोर, प्रकृति क्या है, कठोर। तो वहां पे प्रकृति चेंज नहीं हो रही, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे समय में भी कमी हो रही है और आपके सजा के नेचर में भी चेंजेस हो रहा है। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद प्यारे बच्चों अगर मैं आगे की बात करूं तो एक आपका लास्ट होता है जो कि होगा रेस्पाइट, जिसे हम कहते हैं विराम। और इसमें क्या होता है, तो ध्यान से एक लाइन लिखिएगा, विशेष परिस्थितियों में, विशेष परिस्थितियों में, विशेष परिस्थितियों में अपराधी की सजा में
अपराधी की सजा को माफ किया जाता है। अपराधी की सजा को माफ किया जाता है। मैम विशेष परिस्थितियां मतलब विशेष परिस्थितियां क्या होती हैं? तो प्यारे बच्चों, मान लीजिए कि कोई लेडी है और उसे क्या दिया गया, फांसी की सजा, लेकिन वो कुछ समय बाद पता चला कि वो लेडी प्रेग्नेंट हो गई है, तो फिर उसकी फांसी की सजा को टाला जाएगा जब तक बच्चा बड़ा नहीं होगा। थोड़ा सा शायद 5 साल का उसमें होता है कि 5 साल तक जब बच्चा नहीं होगा तब तक उसकी मां को सजा नहीं दी जाएगी। या फिर मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि जेल में है, लेकिन उसे एक ऐसी बीमारी हो जाती है, मान लो फॉर एग्जांपल कैंसर, और वो कैंसर लास्ट स्टेज का है और उस व्यक्ति के बचने की संभावनाएं नहीं है, डॉक्टर्स मेडिकली इस चीज को प्रूव कर चुके हैं, तो उस व्यक्ति की सजा को माफ किया जा सकता है। जी रामकिशन जी, कठोर जैसे काले पानी की सजा, बिल्कुल सही है। तो ये आपके इस तरीके से, लेकिन ध्यान रखना मृत्यु दंड को क्षमा करने का अधिकार केवल और केवल राष्ट्रपति को होता है, वो राज्यपाल को नहीं होता। ये राष्ट्रपति की कैसी शक्ति है? न्यायिक शक्ति है, और ये सेम राज्यपाल के पास है सारी, लेकिन मृत्यु दंड को छोड़कर, डेथ ऑफ सेंटेंस को छोड़कर। आगे देखिएगा यहां पर अगला प्यारे बच्चे आर्टिकल, ध्यान से सुनना, परामर्श का अधिकार, यानी कि आप कह सकते हो कि आपका राइट टू कंसल्टेशन कौन से आर्टिकल में है? 143। इसमें आपका बहुत शॉर्ट में मैं आपको समझा देती हूं, ये आर्टिकल आपके राष्ट्रपति जी को ये अधिकार देता है कि राष्ट्रपति जी परामर्श कर सकते हैं, राष्ट्रपति जी कंसल्ट कर सकते हैं, और किससे कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट से, उच्चतम न्यायालय से वो सलाह ले सकते हैं आर्टिकल 143 में। और आर्टिकल 143 में ये कहा राष्ट्रपति को अधिकार है। अब मैम ये परामर्श किस पर लेते हैं? कौन से परामर्श लेते हैं? तो प्यारे बच्चे विधिक मामलों पर, विधिक मामलों पर, यानी कि जो लीगल मैटर्स होते हैं उन पर। ठीक है, आपके सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट इनको जो सलाह देगा, देखो आगे लिखा है, किंतु वह उच्चतम न्यायालय की राय, यानी कि जो उसने कंसल्ट दिया है उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो राष्ट्रपति की 2 न्यायिक शक्तियां हैं, आर्टिकल 72 और आर्टिकल 143, कि सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर सकते हैं किस मैटर्स पर? लीगल मैटर्स पर। अब सुप्रीम कोर्ट जो उनको कंसल्ट देगा, जो परामर्श देगा, वो उसे मान भी सकते हैं और नहीं भी। ये नहीं कि उसने दे दिया तो उन्हें मानना ही पड़ेगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद प्यारे बच्चों, आज हम फिर कल ही हो पाएंगी, मुझे लग रहा है कल ही मैं आपका शुरू कर पाऊंगी आपातकालीन। कोई बात नहीं, मैं इसका नाम चेंज करा दूंगी। तो कल मिलते हैं सेम टाइम पर अगली चीजों के साथ। बेटा अगर क्लास अच्छी लगी हो, थोड़ा बड़ा टॉपिक है प्रेसिडेंट, क्योंकि शक्तियां बहुत सारी हैं और जहां से क्वेश्चन आते हैं वही शक्तियां मैं आपको पढ़ा रही हूं, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारी शक्तियां हैं। ठीक है, और वीकेंड पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो बेटा तो स्माइली करके जाना। आज के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।